हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों नरभक्षिणी बाघिन का शिकार। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। मैंने गांव के लोगों से कहा कि हाके का प्रबंध किया जाए, मेरे घर वाली साथी भी उसमें रहेंगे। वे लोग राजी हो गए। एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर मैंने अपना टॉप हिलाकर हाका आरंभ करने का संकेत दिया। सुरक्षा की दृष्टि में मैंने सबसे कह दिया था कि वे लोग पहाड़ी पर ही रहें, वहीं से चिल्लाएं, ताली बजाएं, झाड़ी में पत्थर फेंकें और चट्टानें लुढ़काएं। लोगों ने ऐसा ही किया, परंतु इसका कोई फल नहीं हुआ। झाड़ियों में से एक दो काकड़ और कुछ चिड़ियों के अतिरिक्त कोई जीव न निकला था। मैंने हाका बंद करा दिया और लोगों के चले जाने के बाद कुछ देर तक झाड़ियों में बाघिन की खोज की। फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़कर मैंने चारों ओर निरीक्षण किया। मेरे सामने प्रश्न था कि बाघिन किस ओर व कितनी दूर गई होगी। मैंने विचार किया कि घायल टांगे लेकर बाघिन के लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ना उतना कष्टकर नहीं है जितना नीचे उतरना। अतः मैंने सामने की पहाड़ी पर चढ़ना आरंभ किया, जिसकी ओर घनी झाड़ियां थीं। मेरा अनुमान था कि बाघिन विश्राम के लिए वहीं होगी। पगडंडी पर मुझे घुरल, सांभर, लंगूर शाही और नर वगैरह पग चिन्ह मिले। मैं इस रास्ते पर लगभग 1 मील आगे बढ़ा था कि मुझे बाघिन के पग चिन्ह दिखाई पड़े और कुछ सूखा खून भी मिला। मैं लगभग आधा मील इन पग चिन्हों को देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। वहां से बाघिन नाले को पार करके दूसरी ओर जंगल में गई। मालूम होती थी मैं थोड़ा चक्कर काटकर इस नाले तक पहुंचा। वहां मुझे एक सरव, एक प्रकार का बड़ा हिरन मरा हुआ पड़ा मिला। संभवतः बाघिन को देखकर घबराकर ऊपर से कूद पड़ा था। इसे उसकी गर्दन टूट गई थी। बाघिन भी उसी के पास रेत के ऊपर कूदी थी। इसे उसका घाव खुल गया था, परंतु और कोई हानि नहीं हुई थी। यहाँ से उसके खून के चिन्ह भी मिल रहे थे। मेरा अनुमान था कि वह समीप की किसी पहाड़ी में ही जाकर बैठ गई होगी। इसके घाव से घिरे हुए खून के आधार पर मुझे उसे ढूंढ लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी, परंतु भाग्य ने धोखा दे दिया। उसी समय वर्षा की एक तेज झड़ी आ गई और इससे रक्त के चिन्ह धुल गए। अब मैं अपने स्थान से काफी दूर निकल आया था और थक भी गया था, इसलिए अपने शिविर को लौट पड़ा। अगले दिन मैं फिर सवेरे निकल पड़ा और दिन भर खोज चिन्हों के सहारे घाटियों में, झाड़ियों में और नालों के किनारे बाघिन के पीछे पीछे घूमता रहा। मुझे कहीं भी उसकी पूंछ तक न दिखाई दी। पेड़ों पर बैठे हुए मेरे साथियों ने मुझे बताया कि एक बार तो मैं उसके 4-6 मीटर समीप से होकर घूम गया था। वह पास ही झाड़ियों में मेरी प्रतीक्षा में बैठी थी। बाघिन कभी दूर से दौड़कर हमला नहीं करते, चाहे वे नरभक्षी ही क्यों न हो। वे आड़ में दाव लगाकर ऐसे बैठ जाते हैं कि एक ही छलांग में कूदकर अपने लक्ष्य को दबोच लें। संभवतः झाड़ियों में यह बाघिन इसी घात में बैठी थी, पर न वह मुझ पा सकी और न मैं उसे पा सका। मैं 2 दिन तक लगातार बाघिन का पीछा करता रहा, पर वह मेरे हाथ न लगी। अगले दिन डूगर सिंह नाम के एक बालक ने मुझे बताया कि बाघिन ने 6 बकरियां मार डाली हैं। उस जगह पर मुझे ले जाने के लिए दुर्गा सिंह बहुत उत्सुक था। मैं अपनी राइफल लेकर डूगर सिंह के साथ चल पड़ा। वह मुझे सामने की पहाड़ी के उस पार ले गया, जहां गड्ढे में 3 बकरियां मरी पड़ी थीं। 3 बकरियों को लोग पहले ही उठा ले गए थे। वहां पहुंचकर मुझे संदेह न रहा कि नरभक्षिणी बाघिन ने ही बकरियों को मारा है। डूगर सिंह को गांव की ओर लौटकर मैं बाघिन को अपना लक्ष्य बनाने का उपाय सोचने लगा। यह सोचकर कि बाघिन बकरियों की ओर लौटेगी, मैं एक ऐसी चट्टान पर बैठा जहां से मेरा केवल सिर ऊपर निकला हुआ था। अब दिन के लगभग 2 बजे थे। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की
चहचहाहट सुनाई पड़ी और कुछ पक्षी जो बकरियों को नोच रहे थे खींचते हुए उड़ गए। मैंने समझ लिया कि बागिन आ गई है। वह मुझे अब दिखाई भी देने लगी थी। मेरे सामने की ओर आकर वह चीड़ के पेड़ की आड़ में बैठ गई और अपने घाव पर बैठी मक्खियों को उड़ाने लगी। कुछ देर बाद बागिन खड़ी हो गई और 3 कदम आगे बढ़कर बकरियों को देखने लगी। मेरी और उसका पेट था। चट्टान पर कुहनी टेककर मैंने निशाना साधकर घोड़ा दबा दिया, परंतु वह यह क्या, बागिन के उस बाहर धूल क्यों उड़ी? क्या मेरा निशाना चूक गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वास्तव में बात यही थी कि गोली बागिन का पेट छेदकर पार हो गई थी। बागिन छलांग मारकर दूर निकल गई। मैं चट्टान से कूदकर उसकी ओर बढ़ा और एक घूरल के आवाज के सहारे घास से ढकी हुई पहाड़ी के ओर चला। आगे चलने पर मुझे रक्त के खोज चिन्ह मिले। बागिन के तेज गति से गई थी। मैं भी तेजी से चला। ऊंची नीची चट्टानों, झाड़ियों और पेड़ों से मैं होता हुआ उसके पीछा करने लगा। खून के चिन्ह मिलते जा रहे थे। बागिन भी जानती थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और वह भी बदला लेना चाहती थी। मैं इसे भलीभांति समझता था, अतः मैंने राइफल खोलकर यह देख लिया था कि उसमें नया कारतूस पड़ा है। अब रास्ता कम ऊंची झाड़ियों में होकर गया था। जब मैं झाड़ी से लगभग 3 मीटर दूर पहुंचा, तब मुझे दाहिनी ओर कुछ हलचल सी दिखाई पड़ी। यह हलचल बागिन की ही थी। वह मुझ पर कूदने के लिए पीछे को सिमट रही थी। घायल और भूखी बागिन अपने शत्रु से बदला लेने पर उतारू थी, परंतु उसकी इच्छा पूरी न हो सकी। वह उछली ही थी कि मेरी पहली गोली ने उसे गिरा दिया और उसे असक्त कर दिया। दूसरी गोली ने उसकी गर्दन तोड़ दी और फिर वह न उठ सकी। गांव के पास पहाड़ियों के बीच की ऊंची जगह से मेरे साथी और गांव के आदमी यह सब देख रहे थे। उन्होंने बड़े ऊंचे स्वर से मुझे बधाई दी और कृतज्ञतापूर्ण स्वीकृति से मैंने अपना हैट उतारकर हिलाया। मैंने बाद में देखा कि बागिन के आगे के दाहिने पैर में कंधे में 2 इंच से लेकर 6 इंच तक के लंबे शाही के कांटे घुसे हुए थे। इन्हीं के कारण वह जंगली जानवरों का शिकार करने में असमर्थ हो गई थी और नरभक्षिणी बन गई थी। तो बच्चों, ये पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है। कैसा लगा हमारा पार्ट मुझे बताइएगा जरूर। तो बच्चों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।